हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की हमारी क्लास ईवीएस की क्लास होने वाली है और हमारी ये ईवीएस की पहली क्लास हो रहेगी। और इससे पहले हम सीटीपी की क्लास कुछ करा चुके हैं। और आप सब जो लोग भी नए हैं, जो लोग बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, वो सब कृपया करके हमारी क्लास 1 से लेकर सारी क्लास को देखें। और बाकी जैसे ही सीटीपी का नोटिफिकेशन आता है तो मेरी क्लास भी और भी बाकी प्रैक्टिस सेशन के साथ शुरू होने वाली है। और आज हम परिवार, ऐसा ईवीएस में हमेशा ये परिवार से क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद थीम है, थीम पे चर्चा करेंगे, कुछ पेड़ पौधे पे चर्चा करेंगे, फिर कुछ हमारी फूल पत्ती वाली क्लास होगी। तो जो लोग भी बिल्कुल नए हैं, जो भी बिल्कुल एकदम नए सिरे से एकदम अपना सीटीपी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो लोग बिल्कुल हमारी क्लास को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी क्लास है सबकी आपको समय से आपको वीडियो मिलती जाए हमारा। और जो भी अगर अच्छी लगे तो आप सब प्लीज़ हमें कमेंट करें और हमारे क्लास को भी लाइक कीजिए। तो चलिए आज हम परिवार के बारे में जानते हैं। परिवार क्या होता है। ऐसा सीटीपी का कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ से परिवार से क्वेश्चन ना पूछा हो। तो ये बहुत ही मतलब कि बहुत प्यारा सा टॉपिक है ईवीएस। और ईवीएस में बहुत सारा टॉपिक है जो मतलब कि पहले तो ईवीएस का अच्छा लेवल था, लेकिन दिन पर दिन ईवीएस का जो है लेवल बढ़ाता चला गया। तो हम आज परिवार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, परिवार दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एकल परिवार, एक होते हैं संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होते हैं, जैसे एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार में कौन होते हैं, माँ बाप और यानी जो माता पिता होते हैं और उनके बच्चे। और उनके बच्चे कौन, उनके बच्चे वो जो अविवाहित हो, जो विवाहित ना हो, यानी जो अविवाहित हो, तो उससे हम एकल परिवार कहते हैं। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे, और बच्चे अविवाहित हो। और एक होता है हमारा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार के बारे में जैसे कि इसमें क्या होता है, जब संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा बुआ माँ बाप और बच्चे होते हैं, तो ये या नाना नानी मामा मामी मौसा मौसी माँ बाप और बच्चे होते हैं। यानी कुल कहने का यही मतलब है कि जो हमारा जिस तरीके से हमारा जो एकल परिवार था, और एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे, और जैसे उनके बच्चे विवाहित हो गए तो वो भी संयुक्त परिवार में आ गए। तो बस इनका यही इतना ही टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऑप्शन के थ्रू इसको आप सब सही कर सकते हैं। बस एकल परिवार को याद रखना कि एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। उसके बाद है हमारा है थीम। देखिए ये थीम है ना, थीम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। और ये ही 6 थीम, ये एनसीएफ 2005 के अनुसार हमारा जो थीम है ये 6 होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जब हम आप लोग को प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे इसका, तो बता देंगे किस तरीके से इसका क्वेश्चन करता है। जैसे एनसीएफ 2005 के अनुसार 3 से 5 तक के जो पर्यावरण अध्ययन को 6 भागों में यानी 6 थीमों में बांटा गया, जो इस प्रकार थीम है। जैसे हमारा पहला परिवार एवं मित्र, ये हमारा पहला थीम हो गया। दूसरा हमारा हो गया भोजन, तीसरा हमारा हो गया पानी, चौथा हमारा हो गया आवास, पांचवा हमारा यात्रा, और हमारा 6 हो गया चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ये 6 थीम आप लोग याद कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है। यहाँ से आप लोग को बोल देगा कि कौन एनसीएफ 2005 के अनुसार इसमें से कौन सा एक थीम नहीं है। तो हम इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसमें से 3 ऑप्शन इसमें से कोई दे देगा और इसमें से एक ऑप्शन ऐसा देगा कि जो इस 6 थीमों में से ना रहे। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और जो लोग बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम ये क्लास लेकर आए हैं। आप लोग को बहुत ही इस क्लास से हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको लोग को देखिए, यहाँ पे परिवार एवं मित्र की एक उप थीम होती है। उप थीम में होता है हमारा संबंध होता है, कार्य होता है तथा खेल होता है, और जानवर और पौधे, ये सब हमारे उप थीम हैं। तो इसी में से क्वेश्चन करेगा कि कौन सा थीम है और कौन थीम नहीं है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन करेगा। बाकी यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद हम पेड़ पौधे के बारे में जानते हैं। चलिए, पेड़ पौधे क्या होते हैं। आप लोग तो बहुत पेड़ पौधे देखे होंगे, ट्री एंड प्लांट्स। वृक्ष, जैसे ट्री क्या होते हैं, ये पौधे की तुलना में ये पौधे की तुलना में बड़े और मजबूत होते हैं। और इनमें एक मुख्य तना होता है। इसमें मेन क्या होता है, उसका तना होता है,
जिसे हम ट्रंक भी कहा जाता है। यानी तने को हम क्या कहते हैं, ट्रंक भी, यानी ट्रंक भी कहा जाता है। और इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। और इसके उदाहरण हैं नीम, आम, बरगद, जामुन, कटहल आदि। ये सब क्या है, ये सब हमारे वृक्ष हैं। उसके बाद हम झाड़ी यानी सर्ब्स, ये क्या क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। यानी ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं। ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं। झाड़ियों के पास एक केंद्रीय तना नहीं होता है। इनमें शाखाएं तने के आधार के पास यानी भूमि के पास से ये होते हैं। और ये भूमि से क्या कहते हैं, ये निकलते हैं। और इसकी कई शाखाएं होती हैं जो ज़मीन के करीब होती हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, गुलाब है, मेहंदी है, गुड़हल है, नींबू है, धनिया है, बगवानिया है या नागफनी है। ये क्या है, ये सब से यानी ये झाड़ी है। और उसके बाद हम साग में देखते हैं, यानी हर्ब से क्या क्या होते हैं। हर्ब से यानी साग, इनका जो आकार होता है ना, जो हमारा जो साग यानी जो हमारे हर्ब से हैं, इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। और इनका तना कोमल और हरा होता है। इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती हैं। इसके उदाहरण जैसे पालक हैं, सरसों हैं, गेहूं हैं, बैगन भी, पुदीना और धान, ये सब क्या हैं, ये हमारे साग हैं यानी हर्ब्स हैं। उसके बाद हम कुछ घास के प्रकार देखते हैं। घास क्या होती हैं, घास देखिए, घास एक पौधा होता है जो ज़मीन के ऊपर होता है। ये क्या होता है, ये ज़मीन के ऊपर होता है। और इससे कहीं ज़्यादा ये ज़मीन के अंदर फैला हुआ हो जाता है। जितना घास को हम जितना ऊपर से देखते हैं, उससे वो कहीं ज़्यादा जो हम घास है वो ज़मीन के अंदर उससे 3 गुना 4 गुना भी उससे ज़्यादा वो ज़मीन के अंदर रहता है। और घास की जो है बहुत मजबूत होती है और इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। उसके बाद हम पौधे के कुछ अन्य प्रकार हैं पौधे के, जैसे कि इसमें हम पौधे के कुछ अन्य प्रकार में देखते हैं विसर्पी लता। ये विसर्पी लता क्या है, यानी क्रीपर प्लांट। यानी क्रीपर प्लांट क्या होता है, इसको हम देखते हैं। यानी विसर्पी जो लता है, जिन पौधों के तना काफ़ी कमज़ोर होता है, वे क्या होते हैं, वे सीधे खड़े नहीं रह पाते और ज़मीन पर ही फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। विसर्पी लता के कौन कौन प्रकार, जो हमारा कद्दू है वो हमारा विसर्पी लता है। ये क्या कहते हैं, ये जो कद्दू है वो सीधे नहीं होता है। जो खरबूज होता है, जो लौकी होता है, इसके तना क्या होते हैं, ये बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं और ये सीधे नहीं होते हैं। तो ये सब हमारी क्या होगी, ये विसर्पी लता हो जाएगी। उसके बाद हम आरोही लता, चलिए आरोही लता के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा और इससे बाहर भी नहीं आएगा। जो हम क्लास कराएंगे आप लोग को, इससे बाहर भी कोई क्लास आपको नहीं मिलेगा। यानी आरोही लता क्या होती है, आरोही लता यानी क्लिम्बर प्लांट्स। क्लिम्बर प्लांट्स क्या होते हैं, ये वो पौधे होते हैं जिनका तना कमज़ोर होता है, लेकिन ये किसी पेड़ या अन्य चीज़ों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ये मटर हो गए, खीरा हो गए, अंगूर हो गए, केला हो गए। उसके बाद मनी प्लांट, ये क्या करते हैं, इनका तना कमज़ोर होता है लेकिन किसी भी पेड़ या कोई भी चीज़ के सहारे इसको क्या करते हैं, अपने ये ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद हम पौधे की संरचना यानी पौधे की संरचना कैसे होती है, तना यानी स्ट्रीम। उसके बाद हम कुछ तने के बारे में देखते हैं। तना क्या होता है, तना में देखिए तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल लगते हैं और जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। तना जल एवं खनिज की पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक को पहुंचाता है। जो तना होता है क्या करता है कि वो जो पौधे हैं वो उसके अन्य भागों तक उसको खनिज पहुंचाता है। और जल में घुले हुए खनिज भी जल के साथ तने में ऊपर की ओर चढ़ते हैं और तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ते निकलते हैं उसे नोड कहते हैं। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट समझिएगा कि नोड किसे कहते हैं। तो हम नोड उसे कहते हैं जब पौधे के जो
जो जल के साथ जब तने की जो ऊपर चढ़ते हैं जो जल, यानी जिस माध्यम से हमारा खनिज पौधे के पास अगर मतलब कि जल के सारे उसके पास वो पहुँचता है, उस खनिज चीज़ें पहुँचती हैं तो हम उसे नोड कहते हैं। उस शाखा को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। उसके बाद पत्ती, पत्ती यानी लीफ क्या होती है? चलिए लीफ के बारे में जानते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, जैसे पर्णवृत्त यानी पेट्रियोल उस कहलाता है। और पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जो पत्ती होती है उसका जो हरे भाग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको फलक बोलते हैं। और पत्ती की रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। सिरा हम जो पत्ती की जो रेखित जो संरचनाएं होती है उसी को हम सिरा बोलते हैं। और पत्ती के जो बीच में एक मोटी सिरा होती है हम उसको मध्य सिरा बोलते हैं। और पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को हम सिरा विन्यास कहते हैं। यानी जो पत्तियों पे जो भी डिजाइन होती है हम उसको क्या बोलते हैं? उसे सिरा विन्यास कहते हैं। उसके बाद सिरा विन्यास जलिका रूपी कहलाता है। जो ये है क्या कहलाता है? ये जलिका रूपी कहलाता है। जैसे तुलसी है, धनिया है और गुड़हल है कि पत्तियों में सिरा विन्यास जलिका रूपी होता है। उसके बाद जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प यानी जो वाटर वेपर के रूप में निकलती हैं, और इसी क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं यानी ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यानी जो जल की बूंदें जो पत्ती से जो निकलती है उसके हम क्या बोलते हैं? उस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन के जरिए पौधे क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। और पत्ती जल का अपना भोजन बनाने के लिए करती है। जो पत्ती है वो जल का उपयोग कैसे करती है? अपना खाना बनाने के लिए। और पत्तियों से जल की कुछ मात्रा में कुछ कमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। यानी पत्तियों में जो जल की कुछ मात्रा में जो कमी होती है वो किसके कारण होती है? तो वो वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन के द्वारा होती है। और पत्ती में मंड यानी स्टार्च पाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये कच्चे आलू में भी जो हमारा स्टार्च है वो पाया जाता है। तो पत्ती में क्या पाया जाता है? मंड और स्टार्च यानी मंड या स्टार्च, ये आलू में भी पाया जाता है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि स्टार्च किस में पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। उसके बाद हम कुछ जड़ के बारे में आ जाते हैं कि जड़ क्या कहलाते हैं यानी रूट क्या कहलाते हैं। तो देखिए, जब मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, जो मिट्टी है वो जब जल का अवशोषण करती है और जड़ पेड़ पौधे की मिट्टी में जमाए रखती है, जैसे गाजर है, मूली है, शकरकंद, शलजम, टेपियोका आदि जड़ होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। आप लोग ये बताइएगा कि टेपियोका, आप लोग ने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, टेपियोका किस राज्य में पाया जाता है? इसका कमेंट करके आप सब बताइएगा कि टेपियोका है। ये आपको सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिलेगा, ठीक ना। इसका आप लोग कमेंट करके आंसर इसको बताइएगा। इसके बाद जड़ दो प्रकार की होती है। कौन कौन? हमारी पहली एक है मूसला जड़। मूसला जड़ क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी मूसला जड़ कुछ पौधों की एक मुख्य जड़ होती है। जो पौधे की जो एक मुख्य जड़ होती है और उससे कई अन्य जड़ निकलती हैं, और इसी प्रकार की जड़ को हम मूसला जड़ कहते हैं। यानी जो मूसला जड़ होता है यानी जो टेपरूट होता है कुछ पौधों की एक मुख्य जड़ होती है, एक मेन जड़ होता है, और उसी में से कई प्रकार की जड़ को हम मूसला जड़ कहते हैं। और जो हमारा मूसला जड़ है वो ज़मीन के अंदर अधिक गहराई तक जाती हैं। और इसके उदाहरण है जो चना है, चुकंदर है या मटर है, मूली, गाजर, ये क्या होता है? ये ज़मीन के अंदर कुछ गहराई तक जाते हैं। अंगूर है, आम है, सरसों, ये सब मूसला जड़ के उदाहरण हैं। उसके बाद हमारा है दूसरा है रेशेदार जड़ या झकाया जड़ यानी फाइब्रोक्स रूट। ये क्या होता है? तो देखिए, इस प्रकार के जो जड़ होते हैं वो तने के आधार से निकलती हैं, और इस प्रकार की जड़ जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती है। जो रेशेदार जड़ होते हैं वो ज़मीन के अंदर अधिक गहराई तक नहीं जाते हैं, और ये ज़मीन के क्या करते हैं? चारों तरफ फैल जाते हैं। जिससे हम लोग भी धान की खेती करते हैं, गेहूं की करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये ज़मीन के ज़्यादा अंदर, प्याज भी है,
महाकाव्य ज़मीन के अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये बाहर ज़मीन के बाहर क्या करते हैं वो ज़्यादा स्पेस में, ज़्यादा सरफेस एरिया में वो क्या करते हैं वो फैल जाते हैं। और इस प्रकार की ये हमारी जैसे दार जड़ कहलाती हैं। जैसे धान गेहूँ ये हो गया। उसके बाद जो इसमें जो पौधे की पत्तियां का जो सिरा विन्यास जलिका रूपी होती है तथा पौधे की जो जड़ मूसलाधार होगी, यदि सिरा विन्यास समानांतर हो तो जड़ जैसे दार होगी। यानी जब जो पत्तियों का जो सिरा विन्यास जलिका रूप होती है तो पेड़ पौधे की जो जड़ है ना वो मूसलाधार होगी, लेकिन जिसका सिरा विन्यास समांतर हो तो वो क्या होती है उसकी जड़ जैसेदार होती हैं। उसके बाद हम कुछ अब पुष्प और कुछ फूल के बारे में इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और आप लोग को हमारी क्लास कैसे लगे आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमारा कल का टॉपिक रहेगा पुष्प यानी फूल यानी फ्लावर। देखिए फूल से बहुत बार सीटेट में क्वेश्चन आया, बहुत बार, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की भी बहुत ही काफ़ी संभावना है और इससे बाहर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा।